देखो डेफिनेशन इन दिस टॉपिक our goal is to find a non-zero column vector x such that for a given matrix A times x is equal to सम लैम्डा नंबर टाइम्स x। इस टॉपिक में हमारा गोल क्या है? हमें एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर फाइंड करना है x। क्या फाइंड करना है? जिसको अगर हम किसी गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें सम नंबर टाइम्स वो कॉलम वेक्टर मिले। ठीक है, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है? इसको अगर मैं ऐसे लिखूं ax माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, दिस हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका क्या मिलना चाहिए मुझे? नॉन जीरो सोल्यूशन। देखो x है ना इसका सोल्यूशन, और x क्या मुझे चाहिए? नॉन जीरो। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। दैट इज a माइनस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा i इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि लैम्डा आई इंटू एक्स फिर से क्या आ जाएगा? लैम्डा एक्स, और a इंटू एक्स फिर से एक्स। दिस हैज ए नॉन जीरो सोल्यूशन। देखो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है, और आपको ये भी दिया है कि दूसरी वाली मैट्रिक्स जो है वो क्या है? नॉन जीरो। अगर x1 x2 किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल, और दूसरी वाली क्या दी हुई है? नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पहली वाली का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। दिस इज सिंपल टू प्रूव। क्यों? कॉन्ट्रडिक्शन से करो। सपोज करो कि x1 x2 जो है वो क्या है? 0, और x2 जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। सपोज करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इनवर्स x1 का इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो करो मल्टीप्लाई दोनों साइड x1 इनवर्स से। सो दिस इज इक्वल टू 0। x1 इनवर्स और x1 क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x2 किसके इक्वल हो गया? 0। वो तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दैट x2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए जब भी x1 x2 0 हो और x2 नॉन जीरो हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ x1 क्या हो जाता है? 0 के इक्वल। तो यहाँ से भी ऐसा ही है। देखो सॉर्ट ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू 0, लेकिन x हमें क्या चाहिए? नॉन जीरो। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे x2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तभी हो सकता है जब पहले वाले का डिटर्मिनेंट क्या हो। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ this has non-zero solution, that is x is not equal to 0 if and only if determinant of a minus lambda I is equal to 0। या हम कह सकते हैं, ठीक है, फाइन। क्लियर? लिखो मेन जो हमारा यहाँ पे रहेगा ना किरदार, जो सबसे पहले सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे, तो यही वाली क्वांटिटी है a माइनस लैम्डा आई। ठीक है, सो विल बी लुकिंग एट दिस। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या निकली है? इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए?
इक्वल टू 0, तो वहीं से हमें फिर x क्या मिलता है, नॉन जीरो, जो उसको सेटिस्फाई करता है, किसको, ax इक्वल टू लैम्डा x को। if a इज इक्वल टू aij, यहाँ पे ध्यान रहे, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a माइनस लैम्डा i को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, बोलो, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल, वेरिएबल कहो या इनडिटर्मिनेट, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल लैम्डा, इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल लैम्डा। तो किसके इक्वल होगा, ए माइनस लैम्डा आई, देखो जरा इसको बताओ, दिस इज a11 माइनस लैम्डा, a12 फिर a1n, फिर इसी तरह से a12 a22 माइनस, फिर माइनस लैम्डा आई है ना, तो माइनस 100 सॉरी माइनस लैम्डा 00 फिर 0 लैम्डा 00 फिर 00 लैम्डा, तो वो डायगोनल एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी 2 1 ऐसे ही फिर a22 सॉरी a31 a32 a33 माइनस लैम्डा a3n, ऐसे ही करते करते एंड सो ऑन an1 an2 एंड सो ऑन ann माइनस लैम्डा। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। सो ये आपकी a माइनस लैम्डा आई जो है, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी मैट्रिक्स का जब हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, इसे क्या कहते हैं, शाबाश, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, पॉलिनोमियल ऑफ ए इन वेरिएबल और इनडिटर्मिनेट लैम्डा, ठीक है। और इसी को अगर हम इक्वल टू 0 लिख दें तो उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंपल अगर लिखें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट फाइंड करें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0 लिखें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी तरह से दिस इक्वल टू 0 इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन वेरिएबल और इनडिटर्मिनेट लैम्डा। ओब्वियसली एक इक्वेशन है तो इसके जीरोस होंगे, इसकी जो जीरोस हैं या रूट्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्यार से आइगन वैल्यूज, ठीक है। द जीरोस आर रूट्स कहो, जीरोस कहो या सॉल्यूशंस कहो, किसके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस ऑफ किसके, मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर नोन एज आइगन वैल्यूज कहो इनको, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहो, या लेटेंट रूट्स कहो, या
प्रॉपर वैल्यूज कहो या स्पेक्ट्रल वैल्यूज कहो, ठीक है, स्पेक्ट्रल वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो इसके सॉल्यूशन होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उनको हम प्यार से क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहो, लेटेंट रूट्स कहो, प्रॉपर वैल्यूज कहो, स्पेक्ट्रल वैल्यूज कहो, जो कहना हो। और जब हम सभी आइगन वैल्यूज का सेट एक बनाएं तो उसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ ए कहते हैं। सो इफ यू फाइंड ए सेट ऑफ, तो देखो सेट के अंदर जो है वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं, बात समझ आई। से मान लो अगर हमें आइगन वैल्यूज मिल रही है -1 और 2, तो उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, -1, 2, दो बार नहीं लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं हम। अब एग्जाम में कभी स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो उसमें परेशान नहीं होना, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके आइगन वैल्यूज का सेट। तो आपने फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज। अगर आपके पास आइगन वैल्यूज 1 1 1 1 1 ही आ गई, दैट मींस उसका स्पेक्ट्रम सिंगलटन 1 होगा, ठीक है। अगर 1 2 3 आ रही तो स्पेक्ट्रम 1 2 3 होगा। अभी जो आइगन वैल्यूज है ना, इनका हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। इनका क्या फाइंड करते हैं हम, मॉडुलस। तो मैक्सिमम जो मॉडुलस होता है ना आइगन वैल्यूज का, उसे हम स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए कहते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास आइगन वैल्यूज 1 2 -3 है, मैं इन तीनों का क्या करूंगा, फाइंड मॉडुलस। तो सबसे मैक्सिमम मॉडुलस कौन सा आ जाएगा, 3। तो इनमें जब मैं मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस, जितने भी ये आइगन वैल्यूज इनका मैं मॉडुलस फाइंड करूंगा सबका, उनमें से जो मैक्सिमम मॉडुलस होगा उसे हम क्या कहते हैं, ए का स्पेक्ट्रल रेडियस। देखो द मैक्सिमम ऑफ द मॉडुलस ऑफ एन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए। अब देखो जितनी भी आइगन वैल्यूज होती है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलते हैं, आइगन वेक्टर्स। तो नॉन जीरो, असल में तो फाइंड हमें ये करनी है क्या, नॉन जीरो वेक्टर्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलते हैं, आइगन वैल्यूज के, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वैल्यू लैम्डा। ये एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक आइगन वेक्टर भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे भी मिल सकते हैं मिनिमम, लेकिन एक तो मिलेगा ही। सो नॉन जीरो वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। इनको हम क्या कहते हैं, आर नोन एज आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू, कि एक भी हो सकता है बहुत भी, आइगन वेक्टर्स आर वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। देखो लिखा नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। जो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, जिसको सेटिस्फाई करते हैं, दे आर नोन एज आइगन वेक्टर्स आर वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके पास, एक होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, दूसरी होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी
of an eigenvalue is defined as the number of times that eigenvalue is present। जितनी बार वो आइगन वैल्यू आएगी, जैसे मान लो अगर किसी की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई 1 1 3, तो इसमें अगर मैं 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपसे पूछूं तो उसकी क्या हो जाएगी 2, जितनी बार वो आई, ठीक है। वैसे ही 1 1 3 मैंने कहा 3 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1, क्योंकि वो एक ही बार आई। तो कितनी बार वो प्रेजेंट है आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ टाइम्स दैट आइगन वैल्यू इज प्रेजेंट, so that will tell us algebraic multiplicity. Example, if A has eigenvalues 1 1 1 3, then different eigenvalues दो हैं 1 and 2, lambda 1 is equal to 1 and lambda 2 is equal to 3. So algebraic multiplicity of lambda 1 क्या हो जाएगी, इसको am भी कहते हैं, ठीक है। algebraic multiplicity or am of lambda 1 कितना है 3 and am of 3 कितना है lambda 2, that is equal to 1। दूसरी होती है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या जीएम मल्टीप्लिसिटी, जीएम ऑफ एन आइगन वैल्यू इज डिफाइंड एज number of linearly independent eigenvectors, number of linearly independent eigenvectors corresponding to it, मतलब एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। मान लो अगर एक आइगन वैल्यू, वो कैसे मिल रहे हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे हम फाइंड करते हैं, बट एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है वो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताता है। अगर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिल रहे हैं तो उस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी। अगर एक ही मिल रहा है तो जब ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए काफी। ठीक है।